नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। कोरोना के खतरे की वजह से एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार ने धर्म स्थानों में एक साथ 5 से ज्यादा लोगों के जाने पर रोक लगा दी है, लेकिन पंचायत चुनाव में कोविड प्रोटोकॉल का कोई पालन नहीं कर रहा है। बड़े बड़े जुलूस निकल रहे हैं और कई जगहों पर एक दूसरे पर लाठी डंडे और लात घूंसे भी चल रहे हैं। प्रमुखी नहीं लड़ेंगे, अगर तुम्हारी खिलाफत करेंगे खुले जहाँ तुम करो जा खिलाफत। तुम्हारे जैसे बहुत विधायक तुम्हारा ऐसा बता रहा करते हम देखे हैं। चलो तुम्हारे ऐसे बहुत विधायक देखे तुम हो गया तुम्हारे जैसे लोग नहीं कोई प्रमुखी नहीं तो तुम हमारे तभी लखीमपुर खीरी में बीजेपी के ही विधायक योगेश वर्मा और बीजेपी के ही ब्लॉक प्रमुख पवन गुप्ता आमने सामने लड़ पड़े और तमंचे लहराए गए। पवन गुप्ता का आरोप है कि विधायक अपने उम्मीदवार के खिलाफ खड़े लोगों से जबरदस्ती पर्चे वापस करवा रहे थे। मैं तुमसे कह रहा हूँ, समझ जाओ, तुम अभी भी समझ जाओ। असल में भीड़ में उस टाइम पे कौन किसका कॉलर पकड़ ले इसके बारे में तो नहीं कहा जा सकता है, मगर हाँ किसी एक व्यक्ति था, शायद पवन गुप्ता का लड़का था, जिसने हमारे गिरेबान को पकड़ने की कोशिश की। तब तक हमारे साथ में जितने और लोग थे उन लोगों ने उसको पकड़ लिया। उन्नाव जिले के बिछिया इलाके में बीजेपी समर्थित उम्मीदवार प्रवेश सिंह के समर्थकों और उनके विरोधी कलाऊ यादव के समर्थकों में जम के मारपीट हुई। ये तांडव बहुत देर चला। अब प्रवेश सिंह के 12 समर्थकों और कलाऊ के 7 समर्थकों पे एफआईआर हुई है। मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। साथ ही दोनों पक्षों की तरफ से कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है और आगे की आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। और ये सोनभद्र है। मंदिर में 5 से ज्यादा भले ना जा सके, लेकिन यहाँ हजारों भीड़ लगा सकते हैं। इनमें आधे लोगों ने मास्क नहीं पहने हैं और 2 गज दूरी तो छोड़िए, ये 2 इंच भी दूर खड़े होने को तैयार नहीं है। सोनभद्र में 629 ग्राम पंचायत हैं। सबके उम्मीदवारों का ट्रेजरी चालान यहीं जमा हो रहा है और यहाँ प्रशासन का कोई शख्स इनसे दूरी बना के लाइन लगवाने वाला नहीं है। हम भी जो मीटिंग कर रहे हैं, एसडीएम सीओ कर रहे हैं, ऐसे हमारी मीटिंग अपने स्तर से मीटिंग कर, सबको एक हाजिर कोई प्रोटोकॉल का अनुपालन कर, कोई व्यक्ति नहीं करता। किसी माध्यम से, मीडिया माध्यम से कोई व्यक्ति के द्वारा अगर जानकारी हमको मिलेगी कि कोई प्रोटोकॉल ने पालन नहीं करा तो विधिक कार्रवाई करी जाएगी। पंचायत चुनाव के नामांकन और प्रचार में बड़े बड़े जुलूस निकल रहे हैं। आम आदमी की शादी में तो खुले मैदान में भी सिर्फ 100 लोगों की इजाज़त है। इनके लिए सब जायज़ है। यह बुलंदशहर में भीम आर्मी समर्थित फरहा खान का जुलूस है। ये लखीमपुर में एक बीजेपी उम्मीदवार का जुलूस, और ये गोरखपुर में चुनाव प्रचार की भीड़ है। और ये बुलंदशहर में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार हत्याकांड के आरोपी योगेश राज का जुलूस। जैसे ये वीडियो संज्ञान में आया तो उसकी जांच कराई गई। जांच कराने के बाद ये घटना सही पाई गई तो उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। पुरानी कहावत थी कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ है। नई कहावत ये हो सकती है कि मोहब्बत और जंग में भी जो जायज़ ना हो वो सब सियासत में जायज़ है, जहां आम आदमी पे लागू होने वाले हर कानून तोड़े जा सकते हैं। ब्यूरो इनपुट्स के साथ लखनऊ से कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और देश भर में जिस तरह से कोरोना महामारी फैल रही है और साथ ही वैक्सीन को लेकर के जो मांग अलग अलग तबकों से उठ रही है, उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। इस बैठक में पीएम के साथ सभी राज्यों के राज्यपाल, साथ ही केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भी शामिल होंगे। इस बैठक में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू भी मौजूद रहेंगे। ये 14 तारीख को शाम 6:30 बजे होगी। और देश में बहुत सारी जगहों पर बेहद खराब हालात हैं। महाराष्ट्र के बीड जिले के आष्टी शहर के एक आइसोलेशन सेंटर में 94 कोविड बेड मौजूद हैं। यहां पर 300 कोरोना संक्रमितों का इलाज हो रहा है। कोरोना के मरीज ना तो बहुत देर तक कुर्सी पर बैठ सकते हैं और ना ही खड़े रह सकते हैं। ऐसे में जमीन पर पड़े हैं और उसी हालात में डॉक्टर और नर्स इनका इलाज कर रहे हैं। और दूसरी तरफ देश में रेमडेसिविर इंजेक्शन की भी कमी चल रही है। डॉक्टर लिख रहे हैं लेकिन मेडिकल स्टोर पर यह उपलब्ध ही नहीं है क्योंकि सप्लाई नहीं आ रही। कई जगहों पर इसे कई गुना कीमत पर बेचे जाने की खबरें मिल रही हैं। जीजा और मेरी बहन एडमिट
कितने दिनों से एडमिट है? हताश होकर संतोष पहुंचे हैं घाटकोपर में एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास। उनके एक रिश्तेदार 3 अप्रैल से मुंबई के घाटकोपर इलाके के एक अस्पताल में दाखिल है। 6 अप्रैल को उनकी हालत नाजुक हो गई और उनको जनरल वार्ड से आईसीयू में शिफ्ट किया गया। उनको रेमडेसिविर इंजेक्शन देने के लिए कहा गया है, लेकिन इस इंजेक्शन की भारी कमी की वजह से संतोष को ज्यादा पैसे देने पड़े। 2 दिन तो वो ऐसा जनरल वार्ड में थे, फिर आईसीयू में शिफ्ट किया। लगभग 6 तारीख को, और तीनों को 6 इंजेक्शन बोला रेमडेसिविर का, लेकिन किधर भी अवेलेबल नहीं है। मैंने ब्लैक में लिया 6000 में 6 अवेलेबल किया मैंने। फिर एक दूसरे दिन फिर से रात को निकला 2-3 बजे 4 मिला, वो 6000 में मिला, मतलब एक इंजेक्शन 6000 का। अभी 2 आवर चाहिए, इसलिए ढूंढ रहा हूँ कल से, लेकिन अभी तक मिला नहीं। अमीन के रिश्तेदार जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, वो पिछले 3 दिनों से अस्पताल में हैं। उनको ऑक्सीजन दिया जा रहा है। उनको भी रेमडेसिविर के 6 इंजेक्शन देने के लिए कहा गया है। इंजेक्शन तो मैं सैटरडे से ढूंढ रहा हूँ। एंड बीन टू बॉम्बे फार्मेसी जो बाइकिल्ला में है, फिर बोरीवली में एक कज़न गया था कमिंग हियर, तो एवरीवेयर भी एवरीबडी इज़ गोइंग समवेयर और द अदर। इनफैक्ट डोंबिवली में भी ट्राई किया है, एक अमैया करके है वहाँ पे, तो बेसिकली स्टॉक ही नहीं था, वीकेंड पे स्टॉक ही नहीं था कहीं पे भी, एंड संडे भी आया नहीं। अभी आज इन लोग बोल रहे हैं कि इवनिंग में आएगा। सो बॉम्बे फार्मेसी में भी आज सुबह 7 o'clock से मेरा एक कज़न बैठा हुआ है, तो वहाँ पे भी अभी तक स्टॉक का कोई अपडेट नहीं है। सो केओटिक है थोड़ा सा सिचुएशन। नहीं, अभी बहुत ड्राई सिचुएशन है, माल नहीं आ रहा है 8 दिन से। दवाओं की दुकानों पर लोग लगातार रेमडेसिविर इंजेक्शन के बारे में पूछताछ के लिए आ रहे हैं, लेकिन सप्लाई आ नहीं रहा है। एनडीटीवी के सामने 5 मिनट में ही दुकान के मालिक को तकरीबन 20 फोन आ गए। कोविड से मुकाबले के लिए रेमडेसिविर और टोसिलिजुमैब इंजेक्शन लेने के लिए डॉक्टर कह रहे हैं, लेकिन मुंबई में कमी बनी हुई है। राज्य सरकार ने अब जिला स्तर पर कंट्रोल रूम खोलने का फैसला लिया है, ताकि आसानी से सप्लाई हो सके और कालाबाजारी पर रोक लगे। इंजेक्शन जरूरी है क्योंकि उससे जान बचती है। अगर समझो कि अपनी ऑक्सीजन मात्रा कम हो रही है तो बहुत कम दवाइयां हैं जो उसमें काम आती है। लोग जगह जगह इन इंजेक्शंस के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। जिनके पास पैसा है, जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो उन्हें ब्लैक मार्केट में खरीद रहे हैं। लेकिन उनका क्या, जो ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते। लेकिन सरकार के इस नए रूल्स के साथ ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि टोसिलिजुमैब और रेमडेसिविर मार्केट में उपलब्ध होगी और जल्द से जल्द लोगों की जान भी बच जाएगी। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ पूर्वा चिटनिस, एनडीटीवी इंडिया। अब बात कर लेते हैं राजस्थान की, जहां भी कोरोना की दूसरी लहर का कहर दिख रहा है। जयपुर के चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर नरोत्तम शर्मा से इस बारे में बात की हमारी सहयोगी हर्षा ने। राजस्थान ने आज 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर दिया है टोटल, जो अपने आप में देश में दूसरे नंबर पे हैं। लेकिन जो दूसरी चिंता की विषय है वो ये है कि केसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। मेरे साथ है डॉक्टर नरोत्तम शर्मा, सीएमएचओ जयपुर हैं। डॉक्टर शर्मा, आज भी जयपुर में ऑलमोस्ट डबल केसेस आए हैं। लगातार राजस्थान में और जयपुर में जिले में लगातार कोरोना के संक्रमण की तेजी आई है। लोगों के अंदर कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर कोई बह नहीं रहा है। लोग बाग भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं, बिना मास्क के वो बाहर आ रहे हैं, लोग मिल रहे हैं, जुल रहे हैं। जो संक्रमित हैं या उनके कॉन्टैक्ट हैं वो भी कोविड प्रोटोकॉल की पालना नहीं कर रहे हैं। राजस्थान सरकार में हमारे जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और मेडिकल टीम ने अब तय किया है कि इनकी तरफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी और एपिडेमिक जो एक्ट है उसके तहत इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर शर्मा, जो आपके फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, कईयों ने 2nd डोज भी ले लिया वैक्सीन, फिर भी पॉजिटिव आ रहे हैं, क्या ये आप नोटिस कर रहे हैं? बिल्कुल, हमारे पास पिछले कुछ दिनों में 3 से 4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने दोनों डोज वैक्सीनेशन की करा ली है, उसके बाद ही पॉजिटिव आ गए हैं। हमने उन्हें होम आइसोलेट किया हुआ है, उनकी पूरी देखरेख की जा रही है, क्योंकि वैक्सीन लगने के बाद भी पॉजिटिव आ सकता है, पर उसके अंदर सीवियरिटी की मात्रा कम हो जाती है। डॉक्टर शर्मा, वैक्सीन कितना है? आज आपने एज यूजुअल टीकाकरण किया है, मतलब कमी नहीं हुई है टीकाकरण में, लेकिन अब अपने पास वैक्सीन कितना बच गया है और अब कल क्या उम्मीद है? कल राजस्थान गवर्नमेंट को शाम को 4 लाख वैक्सीन प्राप्त हुई थी कोविशील्ड की,
वो सभी जिलों के अंदर उन्होंने वितरित कर दी है। हमें 55,000 दी गई थी, जो हमने आज सारे सेंटर भेज दी है, जिससे कि आज का हमारा वैक्सीन काम पूरा हो जाएगा। यदि कल तक हमें फिर वैक्सीन नहीं मिलती है तो कल वापस वैक्सीन काम के अंदर रुकावट आएगी। तो एक तरफ जहां कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, राजस्थान में वीकेंड पे, सैटरडे संडे पे ऑलमोस्ट 5,000 केसेस सामने आए हैं और आज जैसे हमने बताया कि जयपुर में करीब दुगने केसेस बढ़ गए हैं। लेकिन दूसरी ओर जो वैक्सीन है उसमें आज राजस्थान ने 1 करोड़ वैक्सीनेशन कर दिया है, लेकिन जब तक दूसरा खेप नहीं आता है सेंटर से तब तक वैक्सीनेशन का जो पेस है वो स्लो रहेगा। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और इस समय बंगाल चुनाव से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर चुनाव आयोग ने 24 घंटे की चुनाव प्रचार करने की पाबंदी लगा दी है। ये पाबंदी आज रात 8 बजे से कल रात 8 बजे तक लागू रहेगी। चुनाव आयोग ने धार्मिक आधार पर भाषण देने को लेकर यह कार्रवाई ममता बनर्जी के खिलाफ की है। हमारी सहयोगी कादम्बनी शर्मा हमारे साथ जुड़ गई है। कादम्बनी, क्या मामला है? देखिए, चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा था अखिलेश, और उसके बाद ममता बनर्जी ने नोटिस का जवाब दिया था। अब जो चुनाव आयोग का आदेश आया है उसमें उन्होंने साफ तौर पर ममता बनर्जी के एक्शन की भर्त्सना की है और कहा है कि 24 घंटे का हम बैन लगा रहे हैं, क्योंकि आपने जिस तरह की भाषण दिए, और ये भाषण 3 है। एक जो धर्म के आधार पर वोट नहीं बंटने देने वाला भाषण है। दूसरा कि अगर जो सेंट्रल फोर्सेस हैं अगर किसी भी महिला को छड़ी से मारते हैं तो उनको चम्मच, चाकू, छुरी से मारने वाला एक भाषण है। दूसरा है कि असम से जो विपक्षी पार्टियां, जो बाकी पार्टियां हैं वो गुंडे लेकर आ रही हैं। ये सभी भाषण जो हैं वो इसमें कोट किए गए हैं, जो इलेक्शन कमीशन का आदेश है। और उसमें कहा गया है कि ममता बनर्जी ने जो जवाब दिया है 9 अप्रैल को, उसमें उन्होंने कोर इश्यूज को नहीं छुआ है। जो चीजें चुनाव आयोग ने जिन चीजों पर जवाब मांगा था उसको नहीं छुआ है। सेलेक्टिव एमनीशिया की शिकार लगती है, यानी कि कुछ चीजें जो है वो भुला दिया है उन्होंने, ऐसा चुनाव आयोग ने कहा है। और कहा है कि जो उन्होंने भाषण दिए उसमें एक तरह से जो फिर से आरोप लगाया उन्होंने सेंट्रल फोर्सेस पे। जो इंसिनुएशन था, जिस तरह की चीजें कही गई थी, डायरेक्टली भले नहीं कही गई हो लेकिन वो बहुत प्रोवोकेट करने वाली थी, भड़काऊ थी, और उसमें पूरा पोटेंशियल था कि वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता। तो ये सभी चीजों को उनके जवाब में ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने न सिर्फ भर्त्सना की है बल्कि 24 घंटे का उनके ऊपर प्रतिबंध भी लगाया है। अब वो कल रात 8 बजे तक प्रचार नहीं कर पाएंगी। दूसरी तरफ 17 तारीख को जो वोटिंग होनी है अखिलेश, उसके 3 दिन पहले कूच बिहार हिंसा को देखते हुए 3 दिन पहले ही चुनाव प्रचार सभी पार्टियां रोक देंगी। तो अब क्या स्थिति बन रही है ये बिल्कुल साफ यहाँ पर नजर आ रहा है। बिल्कुल कादम्बनी, और कल ममता बनर्जी को 4 रैलियां भी करनी थी, तो जाहिर सी बात है कि अब इस पाबंदी के बाद वो रैलियां नहीं कर पाएंगी। देखना होगा कि क्या इस फैसले को, इस आदेश को तृणमूल कांग्रेस अदालत में चुनौती देती है या नहीं। बहरहाल शुक्रिया आपका कादम्बनी इस तमाम जानकारी के लिए। और हॉट टॉपिक में इतना ही। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।